यस, सो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने गैरिसन टाउन हिंटरलैंड के बारे में जाना था कि गैरिसन टाउन एंड हिंटरलैंड्स क्या होते हैं। एंड जो दिल्ली सुल्तान है, ठीक है, उनके अंडर में 3 गैरिसन टाउन्स थे, है ना। तो एक हमने पढ़ा था सिंध, एक बंगाल और एक दिल्ली, जो खुद ही एक गैरिसन टाउन उस टाइम पे था। तो अब जो दिल्ली सुल्तान है या दिल्ली गैरिसन टाउन है, तो उसके लिए क्या करते थे, जो वहाँ के जो रूलर्स थे या वहाँ के जो पर्सन्स थे, वो किस पे डिपेंड करते थे फॉर द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो उनके आसपास के जो एरियाज होते थे, जिनको हम हिंटरलैंड भी कह सकते हैं ना, तो वहाँ के जो आसपास के जो एरिया थे दिल्ली गैरिसन टाउन के, तो उनपे उनके ऊपर वो लोग डिपेंड रहते थे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, बिकॉज एक उनके एरिया में बहुत सी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, है ना, क्योंकि वो रहते ही ऐसे थे, किला बंदी करके खुद उसी में ही रहते थे। तो बहुत सी चीजें थी जिनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उनको बाहर के लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता था, यानी कि बाहर के एरियाज पे उनको डिपेंड रहना पड़ता था, जिसको हम हिंटरलैंड कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था गैरिसन टाउन है, देन ये कुछ एरियाज हैं। ठीक है, तो ये इसकी तो क्या कर दी गई थी, किलाबंदी कर दी गई थी, फोर्टिफाइड कर दिया गया था इसको, है ना। बट गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के लिए जो है उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता था, बाहर के कुछ एरियाज पे, जिनको हम क्या बोलते हैं, द एरिया और प्लेसेस नियर टू द दिल्ली इज आल्सो नोन एज हिंटरलैंड, उनको हम हिंटरलैंड कहते हैं। ठीक है, तो अब आप बाहर के उस पे कैसे डिपेंड रहते थे, यानी कि कभी तो ट्रेडिंग हो जाता था, कभी वहां के लोग उनको आगे ट्रिब्यूट या एज अ गिफ्ट देते थे, या कभी दिल्ली सुल्तान क्या करते थे, वहां के लोगों पे या वहां के एरियाज में जाके लूटपाट कर लेते थे, प्लंडर कर लेते थे। ठीक है, तो और इसलिए वो क्या चाहते थे, वो आसपास के एरिया में अपना जो है कंसोलिडेट करना चाहते थे, उनको एक्सपेंशन करना चाहते थे। अब वो कंसोलिडेट कैसे करना चाहते थे, तो मैंने आपको बताया था उनके 3 टाउन्स थे गैरिसन टाउन, एक इस एरिया में था, एक बंगाल साइड में था, है ना, एक सिंध में था। ठीक है, तो ये तीनों गैरिसन टाउन थे इनके अलग अलग जगह पे। तो अब ये क्या चाहते थे कि ये कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये जो कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक रिबेलियन वाली, वॉर वाली, या बैड वेदर वाली, ठीक है, इससे बहुत सी चीजें उनकी इफेक्ट हो रही थी। प्लस इनके एक और प्रॉब्लम भी आई थी, वो थी मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान। अब ये मंगोल इन्वेजन क्या है, तो मंगोल जो है एक ग्रुप है, ठीक है, मंगोल्स जो है, मंगोल एक ग्रुप है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि उस टाइम पे इंडिया आ रही थी, है ना। इंडिया आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि वो अपना जो रूल है, अपना जो एक्सपेंशन है, वो बढ़ाना चाहते थे। तो एक गेंगिस खान भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, गेंगिस खान भी है जो मतलब मेन लीड करता है इस कम्युनिटी को। तो कौन सी कम्युनिटी है, मंगोल एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके मेन जो थे गेंगिस खान थे। ये ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि इंडिया की तरफ बढ़ रही थी, इंडिया की तरफ आना चाहती थी। ठीक है, क्यों आना चाहती थी, क्योंकि वो अपना और एक्सपेंशन करना चाहते थे, मंगोल ग्रुप के लोग या मंगोल कम्युनिटी के लोग। तो अब क्या था, यहाँ पे दिल्ली सुल्तान को ऐसा लग रहा था कि अगर मंगोल इन्वेंशन पे उन्होंने मतलब मंगोल इन्वेंशन ने उनके किसी गैरिसन टाउन पे हमला कर दिया, जो ये सिंध का गैरिसन टाउन था, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो पहुंच ही चुके थे। ठीक है, ये मंगोल इन्वेंशन इतना तो पहुंच ही चुके थे, यानी कि मंगोल ट्राइबल कम्युनिटी के, कि वो उसको दिल्ली सुल्तान को ये डर था कि कहीं वो हमारे जो सिंध वाला गैरिसन टाउन है उस पर हमला ना कर दे, और अगर उन्होंने उस पर हमला कर दिया तो हम उनके सामने वीक पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे हम तो क्या है, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और एक हमारा गैरिसन टाउन यहाँ है, तो भाई हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके मंगोल के अगेंस्ट लड़ाई करना। ठीक है, तो इसलिए ये भी कुछ रीजन थी या ये भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो इन तीनों गैरिसन टाउन को इकट्ठा करना चाहते थे, एक साथ करना चाहते थे। ठीक है, तो मंगोल इन्वेंशन भी एक सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, मंगोल इन्वेंशन में मैंने आपको बता दिया क्या है इस इन्वेशन में, कि मंगोल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है इंडिया में एंटर कर रहे थे, और वो क्या चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो दिल्ली सुल्तान को ये डर था कि भाई कहीं वो उनकी गैरिसन टाउन्स पे भी ना हमला कर दें, है ना। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि जो उनके जितने भी दूर दूर वाले गैरिसन टाउन है, उनको सबको अच्छे से हम कंसोलिडेट करके अपने अंडर, उनके अंडर में तो थे ही, बट वो क्या थे, दूर दूर थे, तो उनको हम एक साथ करके उनको अच्छे से कंसोलिडेट करके उनको संभालें, और उनका जो है, कभी अगर मंगोल इन्वेजन यहाँ तक पहुंचता है और वो लड़ाई करने की कोशिश करता है, हमसे बैटल करने की कोशिश करता है, तो हम उसको अच्छे से जवाब दे सके। इसलिए रीजन था, ये कुछ कुछ रीजंस थे, या ये प्रॉब्लम्स थी जो दिल्ली सुल्तान को पता थी कि ये प्रॉब्लम्स है, और इसलिए वो चाहते थे कि हम लोग जो है सारे गैरिसन टाउन को
कंसोलिडेट कर लें, एक साथ कर लें। तो ये कुछ रीजंस थे, ठीक है, रीजंस थे प्लस ये उनकी प्रॉब्लम्स भी थी, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, मतलब ये सब जब गैरिसन टाउन को इकट्ठा करने की कोशिश चल रही थी, तो ये कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हुई थी? क्योंकि हमने पढ़ा था जब दिल्ली के जो रूलर्स थे वो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है रूलर्स आए थे, है ना। तो ये जो कंसोलिडेट यानी कि गैरिसन टाउन को एक साथ करने का जो काम चल रहा था वो कौन से टाइम पीरियड में चल रहा था? तो वो जो चल रहा था वो घियासुद्दीन बलबन के टाइम पे, और अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, है ना। तो यानी कि जो कंसोलिडेशन अकर हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ घियासुद्दीन बलबन एंड अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ये तीनों जो है अलग अलग डायनेस्टी के रूलर थे, है ना, अलग अलग डायनेस्टी के ही रूलर थे। अब आप देखो घियासुद्दीन बलबन, हम लोग वापस से जो हमने पिक्चर देखी थी हमारे रूलर्स की, हम वापस उस पे जाते हैं। देखो कि इन लोगों को ही क्यों आया कि भाई ये लोग ही क्यों कंसोलिडेट करें, इन्हीं के टाइम पीरियड में क्यों आया। अब यहाँ पे देखो घियासुद्दीन बलबन जो है अर्ली टर्किश के लास्ट रूलर थे, ठीक है। सेम खलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर कौन थे? अलाउद्दीन। और यहाँ पे आप देखोगे जो है मोहम्मद तुगलक जो थे वो यहाँ पे इन्होंने कंसोलिडेट किया था। तो अब यहाँ पे ये जो तीन रूलर्स थे उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया, उन्होंने अपना सारा अपना जो सारा जो है उनको जितना जहां जगह जिस जिस एरिया पे जाके रूल करना था, एक्सपेंड करना था, उन्होंने कर दिया, ठीक है। इन तीनों लोगों का यानी कि इन तीनों रूलर्स का यही काम रहा। बट उसको कंसोलिडेट करना, उसको एक साथ करने का काम किसका रहा? घियासुद्दीन बलबन का। यानी कि ये तो सारा काम उसको फैला के देके चले गए, ठीक है, उसको इकट्ठा करने का काम, उसको संभालने का काम संभाल तो ये भी रहे थे, बट वो एक्सपेंड करके चले गए थे अलग अलग जगह पे। बट उसको कंसोलिडेट यानी कि एक साथ किसने किया? घियासुद्दीन बलबन ने। सेम विद दिस डायनेस्टी की जलालुद्दीन खलजी अपना एक्सपेंशन करके जो है चले गए, यानी कि अलाउद्दीन खलजी ने उनको मार दिया था, ठीक है। तो इन्होंने सारा एक्सपेंशन किया, इन्होंने सारा अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, बट कंसोलिडेट किसने किया? अलाउद्दीन खलजी ने। सेम यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? एक्सपेंशन किया, एक्सपेंड किया, बट उसको कंसोलिडेट किसने किया? एक साथ किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने, है ना। तो आप क्या देखोगे, फर्स्ट जो रूलर्स हैं वो तो एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जो लास्ट वाले हैं वो कंसोलिडेट करने में हेल्प कर रहे हैं उनको। तो इस तरीके से इन लोगों के टाइम पीरियड में जो है कंसोलिडेट का काम हुआ था, यानी कि इन लोगों ने जो है कंसोलिडेशन में हेल्प किया था, या इनके टाइम पीरियड में कंसोलिडेशन हुआ था। तो ये नेम्स आपको ध्यान रखने की कौन से किसके टाइम पीरियड में जो है कंसोलिडेशन हुआ था? घियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ये नो डाउट तीनों जने जो है अलग अलग डायनेस्टी के ही रूलर थे, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन तो वो लोग करके चले गए थे। अब बात आती है कि कंसोलिडेशन कैसे हुआ, है ना, कि अब जो है कैसे जो है एम्पायर बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो अब जो एम्पायर बन रहा था, जब कंसोलिडेशन हो रहा था, यानी कि एम्पायर में कन्वर्ट हो रही थी चीजें, तब दो पार्ट्स में यानी कि दो फ्रंट्स में एम्पायर बन रहे थे, ठीक है। पूरा जो टाउन है, पूरा जो एम्पायर है वो टू फ्रंट्स में बना गया, दो पार्ट्स में बनाया गया। अब वो दो फ्रंट्स दो पार्ट्स में कैसे बनाया गया? तो फर्स्ट इज इंटरनल फ्रंटियर, ठीक है। जो दो पार्ट्स में जब एम्पायर या दो फ्रंट्स में जब एम्पायर बन रहा था, ठीक है, तो वो दो पार्ट्स में या दो फ्रंट्स में कैसे बना था? तो एक फ्रंट जो नाम है उसने इन्होंने दिया है इंटरनल फ्रंटियर। वो क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक इन्होंने नाम दिया था जो हमारा है एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। यानी कि जब गैरिसन टाउन बन रहा था, गैरिसन टाउन से एम्पायर बन रहा था, तो एम्पायर जो है दो फ्रंट में बन रहा था, दो तरीके से बन रहा था। फर्स्ट वन इज इंटरनल फ्रंटियर, सेकंड इज एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या होता है, ठीक है। हम एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे इंटरनल फ्रंटियर में क्या था, ये हमारा गैरिसन टाउन है दो, ठीक है। ये किलाबंदी कर दी गई, यहाँ पे मेरा एक टाउन है, ठीक है। एक टाउन मेरा यहाँ पे है जो कि किलाबंदी हुआ हुआ है, फोर्टिफाइड हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये जो गैरिसन टाउन है, इनके बीच का जो ये एरिया है, यहाँ पे इनका कंट्रोल नहीं है दिल्ली सुल्तान का। तो अब वो चाहते थे कि वो यहाँ पे भी कंट्रोल करें, ताकि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इजीली सॉल्व हो जाए, है ना। तो यानी कि गैरिसन टाउन्स के बीच की जो जगह है जिसपे ये एक गैरिसन टाउन ये है, एक गैरिसन टाउन ये है,
इनके बीच की जो ये जगह है, ये जो एरिया है, इसको जो है इंटरनल फ्रंटियर बोला जाता है, जिसको हम हिंटरलैंड भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था गैरिसन टाउन के आसपास का जो एरिया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड भी बोलते हैं, और हम इसको इंटरनल फ्रंटियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है दिल्ली सुल्तान चाहते थे कि वो इस एरिया पे अच्छे से कंट्रोल कर ले। तो इस एरिया पे अच्छे से कंट्रोल करने को क्या बोला गया है, इंटरनल फ्रंटियर, यानी कि दो गैरिसन टाउन के बीच की जो जगह है, जो एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रंटियर। ठीक है, तो अब ये जो है, यहाँ पे अगर आपका दिल्ली है और यहाँ पे बंगाल का गैरिसन टाउन है, ये आपका हिंटरलैंड है, तो ये चाहते थे कि ये सारा एरिया इनके अंडर में चला जाए, और इन्होंने ऐसा किया भी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कैसे हुआ, है ना, उन्होंने ये जो एरिया है बीच वाला पूरा, उसको अपने अंडर में कैसे किया। तो इसके लिए भी उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। फर्स्ट चीज क्या करनी पड़ी उनको, कि फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड इन दी गंगा यमुना दाऊब। अब ये दाऊब क्या होता है, पहले तो दाऊब आप देखेंगे, ये आपकी दो रिवर्स है, एक गंगा एक यमुना, इसके बीच की जो जमीन है, जो लैंड है, इसको दाऊब बोला जाता है। मतलब टू रिवर्स के बीच का जो लैंड है, उसको दाऊब बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट क्लियर्ड इन दी गंगा यमुना दाऊब। अब यहाँ पे इस एरिया में, ये जो रिवर्स के बीच का जो लैंड है, इस एरिया में जितना भी फॉरेस्टेड एरिया था, जितना भी जंगल था, उन्होंने क्या किया, उसको सारा काट दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर क्यों कर दिया, ताकि जो है उनका जो आना जाना है वो इजीली हो जाए। अब बिकॉज फॉरेस्ट एरिया होता था तो वो अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाते थे वहां पे, है ना, बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे जानवर होते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जितना भी एरिया है गंगा यमुना के बीच की जो लैंड थी, उसके यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, उसको पूरा क्लियर करा दिया, और उसको एक अच्छे से प्रॉपर प्लेन लैंड बना दिया, ताकि जो है यहाँ से वहां वो लोग इजिली मूव कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे जो इस फॉरेस्ट एरिया में जो नोमैड्स वगैरह हंटर गैदरर्स रहते थे, उन्होंने वहां से उनको बाहर निकाल के कहीं और जगह दे दी। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि ये जो पूरी जमीन है, ये जो पूरा लैंड है, वो सिर्फ किसका रहे, दिल्ली सुल्तान का रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से जितने भी लोग थे, यहाँ पे जो नोमैड्स गैदरर्स वगैरह रहते थे, उन सबको यहाँ से भगा दिया, हटा दिया, यहाँ की जो लैंड है उसको एकदम क्लियर करवा दिया अच्छे से, जो भी फॉरेस्टेड एरिया थे, जंगल वगैरह सब कटवा दिए। ठीक है, और क्या किया कि इसको एक प्लेन लैंड बना दिया, और इस लैंड को उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को दे दिया। सी, एक्सपल्जन ऑफ हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट लैंड। ठीक है, और फिर ये जो लैंड है वो किसको दे दी गई, पीजेंट्स को, फार्मर्स को दे दी गई। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो आपका ये जो लैंड है वो नियर टू द रिवर है ना। अब रिवर के आसपास का एरिया है, दैट मीन्स वहां की जो सॉइल होगी फर्टाइल होगी, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर एग्रीकल्चर यानी कि प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तो पीजेंट्स और अच्छे से टैक्स दे पाएंगे, है ना। तो ये सब देखो आप, बहुत सी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उन्होंने भी कितनी होशियारी लगाई, उन्होंने क्या दिमाग लगाया अपना, कि हम ये जो लैंड है क्लियर करके पीजेंट्स को दे देंगे, एग्रीकल्चर भी इसमें अच्छे से प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर अच्छे से होगा तो हमें क्या होगा, हमें टैक्स भी मिलेगा अच्छे से। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के ये सब चीजों की सेटिंग करी थी, है ना। तो बस ताकि वो टैक्स ले सके पीजेंट से, एंड क्या किया था, एग्रीकल्चर प्रोसेस, अब बिकॉज फर्टाइल लैंड थी, प्रोडक्शन डबल होता था यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें थी, यानी कि इन्होंने, आप देखो कितना अपना दिमाग लगा के जो है पूरा सेटअप किया था इंटरनल फ्रंटियर पे। तो अब ये पूरा जो था इनके अंडर में आ गया था, ये जितना भी एरिया था इन्होंने सब अपने अंडर में ले लिया। तो ये दोनों गैरिसन टाउन क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, है ना। तो अब ये दोनों गैरिसन टाउन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो इनके लिए रूल करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से जो है उन्होंने जो है एक इंटरनल फ्रंटियर पे जो है सेटअप किया था, स्टार्टअप किया था। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या होता है, ठीक है। इंटरनल फ्रंटियर तो हमने पढ़ा कि जो दो गैरिसन टाउन के बीच का जो एरिया है उस पर वो लोग कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने किया भी। ठीक है, उन्होंने वो लैंड को क्लियर करवाया और पीजेंट्स को दे दी। पीजेंट्स को क्यों दे दी, उसके भी कुछ रीजंस थे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहां पे अच्छे से होता। ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छे से होता तो उनको, बिकॉज फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल सॉइल थी, तो डबल उनको, मतलब जो उनका प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो रहा था। अगर उनका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था तो पीजेंट्स जो है अच्छे से टैक्स पे कर रहे थे। अगर वो उसको टैक्स पे कर रहे थे राजा को, तो राजा सोल्जर्स को सैलरी पे कर रहा था। तो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये तो था इंटरनल फ्रंटियर पे कैसे जो है गैरिसन टाउन एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा था। अब एक और तरीके से भी वो कर रहे थे, एम्पायर में जब कन्वर्ट हो रहा था तो एक और हिस्से से भी, एक और पहलू से भी हो रहा था, तो दैट इज द एक्सटर्नल फ्रंटियर।
अब एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या है कि वो बाहर के जो एरियाज है, जो जो गैरसन टाउन के बीच में नहीं आता है या उसके आसपास के एरिया में नहीं आता है, वो एकदम अलग ही जाके जो है अब अपना और एक्सपेंशन करना चाहते थे, अपने आप को और एक्सपेंड करना चाहते थे, तो उसको जो है एक्सटर्नल फ्रंटियर बोला जाता है। मतलब अब देखो हमने क्या पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि सदर्न पार्ट में तो किसका राज चल रहा था, चोला एम्पायर का चल रहा था, है ना। अब हमने क्या देखा था सेकंड चैप्टर में कि ये जो सदर्न पार्ट था तो यहाँ पे किसका रूल चल रहा था, यहाँ पे चोला एम्पायर चल रहा था जब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब ये क्या कर रहे थे, दिल्ली सुल्तान जो है अलग अलग जगहों पे कब्जा कर रहे थे, अपना और एक्सपेंशन कर रहे थे, यानी कि उन्होंने जो है बाहर की तरफ जो है एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इनका यहाँ पे तो एक गैरिसन टाउन था, यहाँ पे भी एक गैरिसन टाउन था, तो इसको तो उन्होंने अपने अंडर में कर ही लिया था पूरा, इन्होंने यहाँ से यहाँ पे अपने अंडर में तो कर ही लिया था इतना जो एरिया है। ठीक है, अब यार ये क्या कर रहे थे, ये बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहे थे और ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे थे, यानी कि अब ये साउथ की तरफ जाके एक्सपेंशन कर रहे थे। तो पहले के टाइम में साउथ में किसका राज चल रहा था, चोला एम्पायर का। बट धीरे धीरे जैसे जो है दिल्ली सुल्तान के लोग यहाँ पे एक्सपेंशन करने लगे तो चोला एम्पायर का जो चोला एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लग गया था। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है दिल्ली सुल्तान के लोग आके अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, तो चोला टाइम पीरियड जो है वहां पे डिक्लाइन करने लग गया था। ठीक है, तो ये अपनी मिलिट्री लेके अपने मिलिट्री का एक्सपेंडिशन करके जो है सदर्न इंडिया की तरफ जा रहे थे अपना और एक्सपेंशन करने, यानी कि वो अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने देखो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी टेरिटरीज पे जो है बैटल किया, हमला किया, कहीं पे जीते कहीं पे हारे। ठीक है, यानी कि ऐसे बैटल करते करते आप देखो वो तंजावुर पहुंच गए थे, तंजावुर हमने चोला एम्पायर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे बैटल करते करते वो इन सब जगहों पे लास्ट में तंजावुर तक भी पहुंचे थे। तो ये जो मिलिट्री का एक्सपेंडिशन हुआ था, यानी कि ये जब वो इंटरनल फ्रंटियर पे अपना एक्सपेंड कर रहे थे, तो कौन से टाइम पे कर रहे थे, कौन सा जो रूलर कर रहा था, ये अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी मिलिट्री लेकर सदर्न पार्ट की तरफ गया था अपना एक्सपेंशन करने, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने। ठीक है, वहां पे फिर उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे कैंपेन्स, मैंने आपको बताया था कैंपेन्स करे थे, बैटल्स करे थे, कहीं पे जीते थे कहीं पे हारे थे। ठीक है, और जहाँ और कैंपेन्स में वो क्या करते थे, सुल्तान जो थे वहां की जो आर्मीज वगैरह थी वो क्या करती थी, एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को जो है वहां से कैप्चर करके लेकर आ जाती थी, स्लेव्स को उठा के लेके आ जाते थे, है ना, यानी कि दास दासी लोगों को अपना स्लेव बनाते थे। ठीक है, एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल, और वहां के जो प्रीशियस मेटल थे उनको भी अपने साथ में उठा के लेके आ जाते थे, क्योंकि वो जैसे जैसे हमला करते तो रिसोर्सेस तो वो कहीं से भी नहीं छोड़ते थे, उनको जो मिलता था वो लेके आ जाते थे। तो अब ये कुछ कुछ चीजें बताइए कि जो उन्होंने जब उन्होंने कैंपेनिंग की थी, जब हम अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, हमले कर रहे थे सदर्न पार्ट की तरफ, तो ये सब चीजें उन्हें मिली थी या ये सब चीजें वो कैप्चर करके आए थे। और ये किसके टाइम पीरियड में करा हो रहा था, मोहम्मद अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी तो ने स्टार्ट तो किया ही था। ठीक है, फिर उसको आगे किसने बढ़ाया, मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फ्रंटियर पे थे दो जने आए थे, दो जने कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, स्टार्टिंग किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, और उसको आगे किसने एक्सपेंड किया था, ये सब जो है आगे किसने बढ़ावा दिया था उसके जाने के बाद, मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, तो ये दोनों नेम्स आप देखोगे, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक जो है इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बार सुन रहे होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द रूलर्स में आपने या तो गियासुद्दीन बलबन का या अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक का नाम सुना होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जो है दिल्ली को ज्यादा एक्सपेंड किया था, दिल्ली को ज्यादा आगे बढ़ाया था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लोग रहे थे अपने टाइम में, है ना, अपने टाइम पीरियड में, यानी कि दिल्ली सुल्तानत के टाइम पीरियड में ये लोग जो थे इंपॉर्टेंट थे। तो ये इन्होंने ऐसा क्या किया था, इनका आगे लास्ट में हम जो है डिफरेंशिएट भी पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में क्या हुआ था और मोहम्मद तुगलक के अंडर में क्या हुआ था। फिर अब मोहम्मद तुगलक ने जो है 150 ईयर्स तक, मतलब उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्टिंग की थी एक्सटर्नल फ्रंटियर पे, आगे जो है मोहम्मद तुगलक ने उसको संभाला, मोहम्मद तुगलक ने जो है क्या बहुत सारे मैंने बताया कंटिन्यू किया इन लोगों ने, है ना, दिल्ली सल्तनत ने ये कंटिन्यू किया, एक्सपेंशन करते गए और अपने अंडर में जो है लोगों को लेते रहे। तो इस तरीके से जो है एक्सटर्नल फ्रंटियर और इंटरनल फ्रंटियर पे उन्होंने एक्सपेंशन किया और वो एक गैरिसन टाउन से अपने आप को एम्पायर में कन्वर्ट करवाया या एम्पायर में कन्वर्ट किया।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, कि गैरिसन टाउन जो है कैसे एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। और जब वह एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा था तो दो तरीकों से कन्वर्ट हो रहा था, फर्स्ट इज द इंटरनल फ्रंटियर, ठीक है, और एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी कि अंदर की तरफ से कैसे वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, और नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी कि बाहर की तरफ से वो खुद को कैसे एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, दोनों के डिफरेंट, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रंटियर में उन्होंने कैसे अपने आप को एक्सपेंशन किया था, ठीक है, कैसे जो है गैरिसन टाउन जो है कन्वर्ट हुआ था। ओके